वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की वसंत भाग 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 16वां, जिसका शीर्षक है पानी की कहानी। पानी की कहानी इस पाठ का ये सेशन नंबर पहला है। बच्चों, आज के हमारे पाठ का शीर्षक है पानी की कहानी और इस पाठ के लेखक है रामचंद्र तिवारी जी। लेखक रामचंद्र तिवारी, इन्होंने पानी की कहानी, यह जो पाठ है वह निबंध इस विधा के रूप में लिखा है। जैसे कि हमने देखे हैं कि साहित्य के अलग अलग विधाएं होते हैं, रचना के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे गद्य और पद्य है, हमें पता है, क्योंकि हमारे जो पाठ है वह सब गद्य और पद्य में, लेकिन उसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं कि कोई अपनी कहानी बताते हैं, फिर कोई अपने प्रवास का, यात्रा का वर्णन बताते हैं लेखक, या फिर हमने देखा था रिपोर्टाज भी होते हैं कि किसी घटना का वर्णन किया जाता है। अब रामचंद्र तिवारी, इन्होंने लेखन का विधा का निबंध लेखक रामचंद्र तिवारी ने पानी की कहानी, यह पाठ निबंध इस विधा के रूप में लिखा हुआ है। अब निबंध हम देखते हैं, हमारे एग्जाम में निबंध पूछे जाते हैं आपको, रचना विभाग में जो होते हैं, राइटिंग स्किल में निबंध एक ग्रामर का एक विशेष टॉपिक होता है। अब हमने ग्रामर में निबंध इस विधा को, रचना कार्य को, हमने लेखन कार्य को पढ़ा है। इसमें हमने देखा था कि निबंध किसे कहा जाता है कि जिसमें कोई बंधन नहीं होता है, अपने मन के भावनाओं को हम लिखित रूप में लिखते हैं। तथा निबंध के हमने अलग अलग प्रकार देखे थे। कौन कौन से निबंध के अलग अलग प्रकार होते हैं? विवरणात्मक निबंध, वर्णनात्मक होते हैं, तथा कल्पनात्मक निबंध होते हैं। उसमें से एक निबंध का प्रकार होता है आत्मवृत्तात्मक निबंध। नाम सुना है ना आपने, आत्मवृत्तात्मक निबंध, आत्मशैली। क्या होता है उसमें? इसमें हम अपनी आत्मकथा लिखते हैं। और देखो, आपको निबंध के विषय जो होते हैं आत्मशैली में लिखे हुए, आत्मकथनात्मक, आत्मवृत्तात्मक निबंध जो होते हैं, जैसे कि नदी की आत्मकथा, फूल की आत्मकथा, फटी पुस्तक की आत्मकथा। तो इस प्रकार के निबंध के हमारे टॉपिक होते हैं। और उसमें क्या होता है, अगर हम फटी पुस्तक की आत्मकथा अगर पढ़ते हैं या लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक किताब हमसे बातें करते हैं, इस प्रकार से कल्पना में हम लिखते हैं। तो इसी प्रकार पानी की कहानी, यह जो निबंध है, इसमें भी पानी एक आत्मकथनात्मक रूप में लेखक के साथ बातचीत करे और किस प्रकार उसकी निर्मित हुई और किस प्रकार उसका आज का जीवन तक, मतलब जन्म से लेकर अब तक हम आप बीती पानी लेखक को बता रही है। तो इसका हम विस्तार से इस पाठ में अध्ययन करेंगे। देखते हैं सबसे पहले पाठ का सार क्या है। पानी की कहानी नामक प्रस्तुत पाठ में लेखक रामचंद्र तिवारी, इन्होंने पानी के चक्र का वर्णन अत्यंत रोचक ढंग से किया है। पानी का चक्र, इसे हम जल चक्र कहते हैं, और वाटर साइकिलिंग कहते ना। देखो, ये हमारा एक तो निबंध का भी प्रकार हमें पता चल रहा है। इसमें हम आत्मकथनात्मक निबंध के बारे में भी यह पाठ पढ़ाते समय में उनके कुछ विशेष अंग को बताऊंगी निबंध के। तथा ये जो पाठ है ना, वो विज्ञान पर आधारित है। हमने साइंस में पढ़ा है ना, पानी का जल चक्र। कुछ याद आ रहा है किस प्रकार से पानी का जल चक्र होता है? कि समुद्र का पानी, नदी का पानी क्या होता है, सूर्य के किरणों से तप जाता है और फिर वह तपा हुआ पानी की भाप बन जाती है, और वह भाप बन के फिर से क्या हो जाते हैं, आकाश में चली जाती है। और फिर वायुमंडल में क्या होता है, वातावरण में वह घुल मिल जाती है, और फिर वहां पर वह ठंड हो जाती है। और ठंड होने के बाद कुछ समय के बाद क्या होता है, साइंस में हमने पढ़ा है ना, पानी का चक्र, जल चक्र किसे कहते हैं, वाटर साइकिलिंग। क्या होता है, नदी का, समुद्र के पानी में सूर्य के किरणों से क्या हो जाता है, उसकी किरणों से पानी गर्म हो जाता है, और वो गर्म पानी फिर धीरे धीरे भाप बन के
फिर से आकाश में चला जाता है और फिर वहां पर कुछ प्रक्रिया होने के बाद, कुछ समय बिताने के बाद वो ठंडा हो जाता है, वो जो भाप होती है, और फिर उस पर प्रक्रिया होके फिर धीरे धीरे बारिश के रूप में वह फिर से धरती पर आ जाती है। इसे हम कहते हैं पानी का चक्र, जल चक्र। तो किस प्रकार से पानी का जन्म हुआ है यह हम इस पाठ से पढ़ेंगे। आगे इसमें लेखक ने कल्पना और वैज्ञानिक तथ्यों का सहारा लेकर ओस की एक बूंद के जीवन का पूरा यात्रा के विषय में बताया है। यह ओस की बूंद अनेक अवस्थाओं में सूर्यमंडल, वायु, बादल, समुद्र, ज्वालामुखी, नदी और फिर नल के जल से होते हुए पेड़ के पत्ते तक की यात्रा करती है। इसका वर्णन एक छोटी सी ओस की बूंद के द्वारा लेखक ने किया है। इस पाठ में लेखक ने ओस की बूंद को एक माध्यम बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ओस की बूंद अपनी कहानी आत्मकथात्मक शैली में बता रही है, स्वयं सुना रही है, और लेखक कौन है? श्रोता के रूप में हमारे सामने आ रहे। आप देखें आत्मकथात्मक शैली, इसका मैंने आपको बताया कि निबंध के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसमें आत्मकथात्मक शैली अर्थात आत्मकथनात्मक के रूप में लिखे जाते हैं, जैसे कि फूल की आत्मकथा। तो आज हम अगर इस पाठ को हम कहेंगे तो आत्मकथात्मक, इसका टाइटल क्या हो सकता है? पानी की आत्मकथा। ठीक है, तो इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ते हैं। पानी की कहानी। लेखक ने देखो पाठ की शुरुआत में ही किस प्रकार से पानी उनके साथ बातचीत करने लगी इसका वर्णन किया है। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। अब देखिए मैं यहाँ पर मैं कौन है? पानी है? नहीं, कौन? लेखक। लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि एक बेर का झाड़ था और उस झाड़ पर से एक मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी और मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अर्थात लेखक कहते कि मैं हैरान हो गया। आश्चर्य का ठिकाना न रहना यह एक मुहावरा है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आपको उसका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना होगा। तो देखिए जैसे ही वह मोती सा सुंदर सा छोटा सा बूंद जब लेखक के हाथ पर पड़ा तो उसको देखकर लेखक को बहुत हैरानी हुई। जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई, तो देखो सबसे पहले वह ओस की बूंद लेखक की कलाई पर गिरी थी और फिर धीरे से सरक कर वह लेखक के हाथ पर आ गई, और उसकी जो सरकने की क्रिया देखकर लेखक को थोड़ी हैरानी हुई, ताज्जुब हुई, आश्चर्य का लेखक का ठिकाना ही न रहा। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह एक ठहर गई। अब देखो जैसे ही लेखक की दृष्टि उस ओस की बूंद पर गिरी तो वह एक स्थान पर लेखक के हाथ पर रुक गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। अब देखिए लेखक का ध्यान इधर उधर जाने लगा। क्यों? क्योंकि लेखक कहता है कि मेरे हाथ पर जो ओस की बूंद गिरी थी वह मैंने देखी, लेकिन क्या हो गया, मुझे इतने में एक सितार के तारों की सुंदर सी झंकार अर्थात झनझन करते हुए आवाज सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा, चारों ओर देखा लेकिन कोई नहीं। अब लेखक को देखो जैसे कि झंकार की आवाज सुनाई देने लगी तो लेखक को लगा कि कोई सितार बजा रहा होगा और इसलिए लेखक आजू बाजू में देखने लगा चारों ओर, लेकिन वहां पर कोई नहीं दिखाई दे रहा था। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। तो देखो जैसे ही थोड़ी थोड़ी धीमी आवाज में आवाज आ रही थी तो लेखक को लगा ताज्जुब होंगे कैसे आवाज तो आ रही लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसके बाद लेखक ने क्या अनुभव किया कि जो वह आवाज जो आ रही है ना वो लेखक के हाथों में जो छोटी सी ओस की बूंद थी ना उससे आ रही थी। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वे दोनों ही हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं मानो बोल रहे हो। अब देखिए जब लेखक ने निरीक्षण के रूप में जब उस ओस की बूंद को देखा तो क्या हुआ, जो एक ओस की बूंद जो थी वह क्या हो गई, धीरे से उसका परिवर्तन एक बूंद से दो छोटे कणों में हो गई
और जब दो दो कण जो थे वह आपस में हिल रहे थे और आपस में हिलने से एक दूसरे से टकरा रहे थे और उसके टकराने से क्या हो गया, उनमें स्वर उत्पन्न हो रही थी। और जब वह स्वर उत्पन्न हो रही थी तब लेखक को किस प्रकार से अनुभव हुआ कि कोई सितारों को बजा रहे और उसकी झनकार आ रही है। और तब जब उन छोटे से दो कणों को हिल हिल कर स्वर उत्पन्न करते हुए लेखक ने देखा तो लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वह पानी के छोटे छोटे जो बूंद थे वह उनके साथ बोल रहे हो। अब देखिए यहाँ पर पाठ को मैं समझा रही हूँ। मैंने आपको बोला कि मैं निबंध के बारे में भी आपको बोलूंगी। जैसे कि अगर हम आत्मकथनात्मक निबंध लिखते हैं, फूलों के बारे में बोलते हैं या किसी अन्य जैसे फटी पुस्तक, नदी कथा, तो हम अचानक से वो बातें करते नहीं। हम कहीं पर जा रहे हैं और फिर अचानक से हमें फूल दिखाई दिया हमारे पैर के नीचे पड़े हुआ और फिर अचानक से हमें वो अपने साथ बातें कराए, लेकिन हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं होता है। तो हम आजू बाजू में आश्चर्यचकित होकर देखते, तो फिर धीरे से हमारा ध्यान उस फूल की तरफ जाता है और तब हमें महसूस होता है कि हम उसको, वह हमसे बात करना चाहता है। तो इसी प्रकार से लेखक ने यहाँ पर देखो पानी की जो आत्मकथनात्मक शैली है उसका प्रयोग करके हुए लेखक का ध्यान नहीं था उस बूंद की तरफ, लेकिन किस प्रकार से वो बूंद लेखक को अपनी बातों की तरफ आकृष्ट करते हुए बातचीत कर रही थी, इसका वर्णन लेखक ने किया है। तो हमें आत्मकथनात्मक निबंध की शुरुआत इसी प्रकार से करनी चाहिए। अब देखिए जो छोटे दो कण हो गए थे वह एक दूसरे से टकराने से आवाज रही थी, जैसे कि वो लेखक को लग रहा है कि वो उनसे बातचीत करे। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर से आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रह गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। अब देखो वो जो ओस की छोटी सी बूंद थी वो लेखक का ध्यान आकृष्ट करते हुए क्या कह रही थी कि सुनो सुनो। अभी उसने 2 बार जब ऐसे कहा तो लेखक ने भी एक आवाज दी कि कहो कहो। जैसे लेखक को लगा कि वह उसे कुछ बातें करना चाह रहे थे, इसलिए लेखक ने भी उसका प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली। जैसे ही लेखक ने कहा कि कहो कहो तो वो ओस की बूंद मानो खुश हो गई, प्रसन्न हो गई और वो उनके साथ बातचीत करने लगी कि मैं ओस हूँ। अब देखिए पानी की छोटी सी बूंद अपना परिचय कैसे दे रही है, ओस हूँ। हम भी कहते हैं ना कि हम किसी से परिचय देते तो हमारा नाम बताते। अब देखिए पानी के लिए कौन कौन से पर्यायवाची शब्द है उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ओस दिया है, फिर जल भी होता है, नीरज भी होता है, बहुत सारे पानी के लिए पर्यायवाची शब्द होते हैं, समानार्थी शब्द। तो देखो उसने अपना परिचय क्या दिया, मैं ओस हूँ। जानता हूँ, मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। अब देखिए ओस के 2 नाम क्या बताए गए, पानी और जल। लेखक कहता है मालूम है, मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। अब देखिए वो क्या कहने लगे, वो कहाँ से आई है, बेर के पेड़ से। तब यह सुनकर लेखक बोलते हैं झूठी। मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है। अब देखिए जब वो कह रहे कि अपना परिचय देते हुए कह रहे कि मैं कहाँ से आई हूँ, बेर के पेड़ से। तब लेखक कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, बेर के पेड़ से कभी पानी की बूंदे आ सकती है, पानी पेड़ पर क्या कभी फव्वारा निकलता है। तो देखो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि फव्वारा मतलब हम माउंटेन जैसे होते ना, क्या कहते हैं उसे, फाउंटेन। तो देखो फाउंटेन जैसे होता है। अब देखिए हम पेड़ पर कभी हमें फाउंटेन देखा है, फव्वारा देखा है नहीं, लेकिन देखो हमें विज्ञान के बारे में पता है। विज्ञान में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से जमीन के अंदर, धरती के अंदर जो पानी रहता है, पेड़ क्या करता है, अपने विशिष्ट क्रियाओं के द्वारा उस पानी को अपने अंदर खींच लेता है और पेड़ के जड़ों से लेकर पन्नों तक, पत्तियों तक वह पानी धीरे 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 ऊपर चला जाता है। तो इसीलिए लेखक कहता है कि अब पानी के अंदर से कभी फव्वारा आता है। अब देखिए ये तो वैज्ञानिक आधार पर हम बता रहे कि किस प्रकार से जल जो होता है, पानी होता है, वो पेड़ों के पत्तों पर जाता है। जैसे कि हमें पता है, हम जो दीपक जलाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, दीपक में जो तेल होता है और वात होती है। तो हम जब उसे जलाते हैं तो क्या करती है, वो वात धीरे 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 तेल को अपने अंदर शोषित कर लेती है। तो उसी प्रकार से पेड़ भी जमीन के अंदर जो पानी होता है वो अपने आप को ऊपर खींच लेता है और फिर वह पानी जो छोटे छोटे बूंद होते हैं वह हर पेड़ के पत्तों तक पहुंच जाते हैं। अब जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं देखते हैं हम,
अलग अलग प्रकार के पत्तियां होती है, उसमें छोटे छोटे ऐसे शाखाएं होती है, तो वहां तक वो पानी का जल चला जाता है। तो इस प्रकार वो पेड़ बताना चाहते, पानी बताना चाहते हैं कि मैं बेर के पेड़ से निकली हूँ। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ। जैसे देखे लेखक ने झूठा कहा तो उसको थोड़ा दुख लगा। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। अब देखो वो पेड़ से किस प्रकार से निकले, इसका स्पष्टीकरण लेखक को दे रहे कि इस पेड़ के पास की जो भूमि थी, धरती थी, उस पर बहुत दिनों से मैं इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी। अब कणों का मतलब धरती के पर जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी के हर कोण का वह मन को टटोलती हुई फिरती हुई थी। और एकाएक क्या कर लिया, पेड़ के जो जड़ होते हैं उन जड़ों ने धरती में से, पृथ्वी के मिट्टी में से जो कण होते हैं उसमें से उस पानी को अपनी ओर खींच लिया। कैसे, मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वो ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। अब देखिए हमें पेड़ जो दिखाई देता है ऊपर से बहुत बड़ा दिखाई देता है कि नहीं, तो वो पानी की बूंद बोल रही है कि वो जो पेड़ उतना बड़ा दिखाई देता है ना, वो सिर्फ ऊपर से ही नहीं बल्कि वह धरती के अंदर भी लगभग इतना ही, पृथ्वी में अर्थात धरती में, जमीन में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। देखो अब किस प्रकार से पेड़ों के हर जड़, छोटी बड़ी जड़ों में फिर जड़ों के जो रोए होते हैं, जैसे कि हम तो देखते हैं शाखाएं होते हैं ना पेड़ के अलग अलग, उन शाखाओं तक वह पानी जाता है। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। अब पानी क्या कह रही है, देखो ये जो रोए होते ना उनको बिल्कुल दया नहीं आती है। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं, मुंह जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। अब देखिए क्या कह रही है, उन पेड़ों को, रोयों को निर्दयी क्यों, क्योंकि कुछ पेड़ कैसे होते हैं, शक्ति पूर्वक, जितनी ताकत पेड़ों के अंदर होती है उतने ताकत से वो पानी को, जमीन के अंदर जितना पानी होता है उसमें वो खींच लेते हैं और फिर उसका अपना खुद का पालन पोषण उस पानी के द्वारा कर लेते हैं। और कुछ अधिकांश एकदम खा जाते हैं तो कुछ सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो पेड़ क्या करते हैं, उनको जितनी आवश्यकता होते हैं पानी में से सब निचोड़कर अपने विकास के लिए वह ले लेती है और जो उनको नहीं चाहिए वो पानी को ओस के बूंदों के रूप में छोड़ देती है। जैसे कि देखो हम श्वसन क्रिया करते हैं, श्वसन क्रिया करते समय हम क्या करते हैं, हवाओं में से ऑक्सीजन शरीर के अंदर लेते हैं और फिर उस ऑक्सीजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रक्रिया होती है और फिर जो हमें नहीं चाहिए वह शरीर में से वायु हम बाहर निकाल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसी प्रकार उत्सर्जन कहा जाता है ना उसे, श्वसन और उत्सर्जन। तो उसी प्रकार से वो पेड़ भी क्या करते हैं कि पानी में से आवश्यक तत्वों को अपने अंदर ले लेती है और जो तत्व सब निकालने के बाद जो निचोड़ रह जाता है वो पेड़ बाहर फेंक देती है। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। आप देखो बहुत गुस्सा आ रहा था पानी के बूंद को। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यो ही खड़े हैं, उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। अब देखो पेड़, पानी गुस्से में थी और लेखक को अपनी सारी कहानी सुना रहे थे और लेखक भी मन लगाकर इस कहानी को सुना रहे थे। अब उसका क्रोध किस प्रकार से बढ़ता जा रहा था इसका वर्णन भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ। झंकार, जन, ओस, बाष्प का जल रूप में जो जल बिंदु बदल जाता है उसे कहा जाता है। टटोलना, छुकर पता लगाना, निर्दयी जिसमें दया न होना, प्राण नाश करना, मार देना। तो बच्चों अब देखो पानी को बहुत गुस्सा आया है, लेकिन उसका गुस्सा किस प्रकार से वह लेखक के सामने व्यक्त करती है उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।